हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज इनकम टैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 जो कि रेजिडेंशियल स्टेटस कहलाता है। और ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो ड्यू एस वेल से। ओबियसली ये ड्यू एस वेल की बुक से ही मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, ताकि आप अपनी, अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, और या आप जो है कॉपी पेन आप लेके नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यार देखो, मैं हर बार कहता हूँ मूवी की तरह इसको देखना नहीं है, आपको प्रॉपरली एक पढ़ाई जैसे की जाती है वैसे आप करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और रिवीजन हमें बहुत ज़्यादा करनी है, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, दो डिफरेंस आपको पहले जानने चाहिए कि रेजिडेंस की हिंदी होती है निवासी, और सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता, ठीक है ना। तो आप दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, आप इस चीज़ पे आप देख सकते हो। देखो, कह रहा है द रेजिडेंस, इसमें कह रहा है रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज़ नथिंग टू डू विद द सिटीजन एंड इंडियन मे नॉट नॉन रेजिडेंट foreigner may be resident for income tax purpose. The residence of a person change from year to year but citizenship cannot be changed year by। देखो, सिटीजनशिप यानी नागरिक। हम अपने आप को अगर इंडियन कहते हैं और हम वोट डालते हैं, जो कि अभी इलेक्शन हुआ था दिल्ली में एमसीडी का, तो अगर हम वोट डालते हैं तो हम एक सिटीजनशिप है, हम एक नागरिक है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज़ करो कोई फॉरेन का व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है, कितने महीने तक रह रहा है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कब हम उसे रेजिडेंस कहते हैं। रेजिडेंट यानी वो निवासी है, रह रहा है। यहाँ से भी लोग कनाडा, यूएसए, यूके वगैरह जाते हैं वीज़ा लेके, चाहे स्टडी पर्पज़ के लिए हो या और किसी पर्पज़ से, तो वो वहाँ पर रहते हैं, तो वो भी एक तरीके से रेजिडेंस हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि रेजिडेंस यानी रहने वाला कोई भी फॉरेन का व्यक्ति यहाँ पर 6 महीने 1 साल बाद रह कर जा सकता है, और कोई दूसरा बंदा भी आ सकता है। तो ये कह रहा है कि जो रेजिडेंस है वो पर्सन चेंज भी हो सकता है ईयर टू ईयर, बिल्कुल। अगर कोई फॉरेनर व्यक्ति इंडिया में आया है किसी पर्पज़ के लिए, चाहे पढ़ाई करने के लिए क्यों ना आया हो, और उसकी अगर 2 साल की पढ़ाई है तो 2 साल की पढ़ाई करने के बाद उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा की जो टाइमिंग होती है वही। बट सिटीजनशिप थोड़ी चेंज होगी। जो सिटीजनशिप होती है, जो नागरिकता है, जो नागरिक है, जो इंडियन है, उनका थोड़ी कि हर साल बाद उनको रिन्यूअल कराना पड़ता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस यही है। और दूसरा ये है कि जो रेजिडेंस वाले होते हैं वो वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि फॉरेनर व्यक्ति को वोट कहाँ डालेंगे, और नागरिक वाले जो होते हैं, जो इंडियन है, वो प्रॉपर जैसे हम जैसे हमें वोटिंग का राइट होता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब यहाँ पर बात कर रहा है, क्योंकि इसमें हमें ये अगर डिफरेंस समझ में आ गया तो हमें प्रॉपर ये भी पता होना चाहिए किसको हम रेजिडेंट, ये जैसे ना 3 भागों में बांटा है, ठीक है ना। ये देखिए, एक है आपका रेजिडेंट, एक है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसे हम शॉर्ट में ROR कहते हैं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसे RNOR कहते हैं, एंड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। ABCD। अब 1 बाय 1 देखते हैं रेजिडेंट कौन होता है। कह रहा है कि इनके 4 ये जो रूल्स है इस तरीके से फॉलो हो रहे हैं। आइए आप अपनी कॉपी में या अपने पास बुक है तो आप उस बुक में मार्क कर लीजिए, ठीक है। कहता है रेजिडेंट इन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड ही या शी सेटिस्फाई लीस्ट कंडीशन। कुछ कंडीशन है, एट लीस्ट कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है मैं आपको नीचे बताऊंगा, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का मतलब है कि सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन एंड बोथ दी एडिशनल कंडीशन, वो नीचे है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब ये है कि वो जो है बेसिक कंडीशन तो फुलफ़िल कर रहा है, यानी वो रेजिडेंट की तो कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रहा, इसीलिए हम इसे कहते हैं ये रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट जो भाई दोनों कंडीशन फुलफ़िल ना करे। अब ये कंडीशन है क्या, ये रही कंडीशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, ये है कंडीशन। तो अगर आप रेजिडेंट की कंडीशन पूछना चाहते हो, ठीक है, व्हाट इज द रेजिडेंट कंडीशन, तो भाई देखिए क्या है, ही इज़ इन इंडिया
इन अ प्रीवियस ईयर पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। प्रीवियस ईयर का मतलब जैसे सपोज आज कितनी तारीख है, आज आपकी जो है 9 दिसंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 9 दिसंबर, अभी सपोज़ करो 31 मार्च को जो है अभी आप पे करोगे 31 मार्च 2023, तो 2023 से पहले की जो दिन आप सपोज 31 मार्च से पहले पहले के जो मंथ्स में आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा कि पिछले साल का 1 अप्रैल से लेके आने वाले 31 मार्च तक, ठीक है, उसमें वो 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहा चाहो मिनिमम, भाई उसको 182 डेज़ रहना पड़ेगा, ठीक है। यानी जब वो अपने आप को रेजिडेंट के लिए फॉर्म सबमिट करने जाएगा तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये रेजिडेंट है या नहीं है। तो इसके लिए जो 31 मार्च से पहले पहले यानी पिछले 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का 365 दिन होते हैं, उसमें से 182 डेज़ रहना चाहिए, ठीक है ना, ये कंडीशन है। और अगर ये 182 डेज़ नहीं कंडीशन फुलफ़िल कर पाया, सपोज़ करो वो बार बार अप डाउन कर रहा है, इंडिया में रह रहा है, फिर इंडिया के बाद वो फॉरेन चला जा रहा है किसी काम के पर्पज़ से, वहाँ पे थोड़ा टाइम रह रहा है, फिर यहाँ रह रहा है, मतलब उसका 182 डेज़ हो ही नहीं पाए, तो उसको दूसरी कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी कि ही इज़ इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डे, ठीक है, और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कह रहा है कि अभी तो चलो ठीक है, आप 182 डेज़ नहीं, आपने 60 दिन रहा, हाँ जी 60 दिन तो हम रह चुके हैं, 60 दिन अगर कैलकुलेट करोगे प्रीवियस ईयर में तो हम हाँ रह चुके हैं, ठीक है, ओके। लेकिन याद रखना 60 दिन तो आप है, लेकिन आपका ये देखा जाएगा कि पिछले 4 साल क्या वो बंदा 365 दिन रहा है, यानी 4 साल में 1 साल उसे यहाँ पर रहना होना चाहिए। मतलब सपोज़ करिए अभी 2022-23 जो असेसमेंट ईयर है ये, उससे आप 4 साल पहले गिन लो कि 19, 18, 19, 20 एंड 21, ठीक है, 18, 19, 20, 21, ये 4 साल में उसे 365 दिन रहना अगर उसने पीछे रहा है, तब हम उसे रेजिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं कि वो एक निवासी है। देखो सिटीज़न नहीं है, निवासी है, रह रहा है, ठीक है। और अगर रेजिडेंट है तो भाई वो भी टैक्स देगा, ठीक है ना, और टैक्स तो उसे पे करना पड़ेगा क्योंकि वो एक रेजिडेंट हो चुका है, ठीक है, निवासी हो चुका है। तो क्या कंडीशन थी रेजिडेंट होने की, पहला तो वो या तो वो 182 डेज़ हो या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और अगर वो 182 डेज़ फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, क्या वो 60 दिन रहा है प्रीवियस ईयर में, यानी जिस साल हम 31 मार्च को फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, क्या उससे 1 साल के अंदर अंदर उसने 60 दिन रहा है। अगर 60 दिन वो रहा है तो फिर उससे पीछे के 4 साल में ये देखा जाएगा क्या वो 365 दिन यहाँ पे टिका है। अगर वो 365 दिन नहीं टिका है, 364 दिन भी टिका, तो वो रेजिडेंट नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये जो है बट यहाँ पर क्या रहा है एग्जेम्पशन, कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं कि इन द फॉलोइंग 2 सिचुएशन बेसिक कंडीशन सेकंड इज नॉट एप्लीकेबल। कुछ ऐसे हैं जिनमें सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता। वो क्या क्या है जहाँ पर सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होता, उसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग सिचुएशन में सेकंड कंडीशन में पहला, एन इंडियन सिटीजन हु इज़ अ लीव इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, फॉर द पर्पस ऑफ आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। वो इंडियन नेवी वाले शिप जो होते हैं ना, जो कुछ टाइम, अब आपको कहीं ना कहीं पता है कि इंडियन नेवी जो है, या आप कह दो इंडियन शिप या क्रू, मैं इंडियन नेवी नहीं बता रहा, मैं इंडियन शिप जो है वो यहाँ से और कहीं जाता है और किसी कंट्रीज़ में होते हुए जाता रहता है। तो उन जैसों उन टाइप के या उनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल सेकंड कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती, उनके लिए पहली कंडीशन ही फुलफ़िल होगी, उसे 182 डेज़ यहाँ रहना पड़ेगा, सेकंड कंडीशन नहीं। और दूसरा कि वो इंडियन सिटीज़न जो इंडिया को छोड़ के चले गए हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए। अब जब एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए गए तो कहीं ना कहीं वो इंडिया तो आने से रहे, ठीक है, तो उनका तो 365 दिन तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इन दोनों के केसेस में कि अगर जो शिप पे काम करते हैं, क्रू मेंबर जो होते हैं शिप पे काम करने वाले, उनके लिए और जो कमाने के लिए गए हैं विदेश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उन दोनों के लिए सेकंड कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है, सेकंड ये वाली 60 डेज़। और ये बाकी सबके लिए दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए, दोनों में से और, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं एडिशनल। अगर आपको
आप तो ये रेजिडेंट की अगर कंडीशन फुलफ़िल कर रहे हैं तो उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आप ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट फुलफ़िल कर रहे हो। अब देखा जाएगा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट किस कंडीशन में माना जाता है, ठीक है। तो ये आपके ऑर्डिनरी रेजिडेंट के कंडीशन है। तो अगर वो और याद रखना, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आपको दोनों फुलफ़िल करने पड़ेंगे, ये भी और ये भी। रेजिडेंट में तो आप दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफ़िल कर रहे थे, बट यहाँ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए आपको दोनों कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी। अब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए दोनों कंडीशन क्या है? नंबर 1, he has been resident in India at least 2 out of 10 previous year immediately preceding relevant previous year। यानी जैसे अभी मैंने बताया था ना कि अगर 31 मार्च आने वाली 31 मार्च को अगर मैं सबमिट करता हूँ डॉक्यूमेंट, तो मेरे पीछे के 10 साल में, यानी जब मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने गया उससे पीछे के 10 साल में क्या वो कम से कम 2 साल इंडिया में रहा है। और अगर वो 2 साल रहा है तो साथ साथ ये भी चेक करिए कि ही हैज़ बीन इन इंडिया पीरियड 730 days और मोर ड्यूरिंग द 7 year प्रिसीडिंग द रेलिवेंट। और फिर ये भी चेक करिए कि 7 सालों में क्या वो 730 दिन भी रहा है या मोर, ठीक है ना। यानी 10 साल में 2 तो होने चाहिए, 10 साल में 2, और बाकी ये देखा जा रहा है कि 7 साल में 730, 365 और 365 कितने हो गए? 365 ये आपके हो गए 2 साल का, ये बात है ना। हाँ, 7 साल में आपका जो है 730 दिन और प्लस 10 साल में 2, तो ये दोनों अगर फुलफ़िल हो जाती है तो ऑर्डिनरी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अपने एग्ज़ाम की जो एसएल वाली तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये चीज़ तो समझ लो कि भाई एक तरीके से अमृत है, आप इसको प्रॉपर लिखोगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं, तो इसको आप लोगों को लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या क्या कंडीशन? एटलीस्ट 2 out of 10। और फिर ये भी देखा जाएगा क्या वो 7 साल में 730 दिन रहा है, यानी 10 में 2 साल और 7 में 730 दिन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्लियर हुआ आपको? तो ये कुछ कंडीशन थी जो रेजिडेंट को, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट को एक्सप्लेन, और जो इसको कंडीशन को, यानी अगर वो पहली कंडीशन को फुलफ़िल कर ले, यानी वो रेजिडेंट तो है और ये एडिशनल कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तो वो कहलाता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर वो दोनों, यानी बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफ़िल कर लेता है, तो वो कहलाता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और वो व्यक्ति जो ना ही पहला बेसिक कंडीशन फुलफ़िल कर पाए और ना ही एडिशनल कंडीशन फुलफ़िल कर पाए, ऐसो को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, जिसको बोलते हैं एनआर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिन्हें आपको समझना था। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक तरीके से इनकम डिटरमाइन करते हैं, रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इस पे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है एसओएल का, जो कि पूछता है, तो हमें भी अपने उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ है, जैसे इंडियन इनकम क्या होता है, फॉरेन इनकम क्या होता है, ठीक है ना, कंक्लूज़न और फॉरेन इनकम में कंक्लूज़न, ठीक है। तो ये कुछ है जिनके बारे में हमें सीखना है। ये इतना कहा तो ये भी देखना पड़ेगा कि प्रॉपरली हाउ डिटरमाइन द रेजिडेंट स्टेटस फर्म एंड एसोसिएशन पर्सन, इनके लिए भी एक अलग अपना एक कंडीशंस हैं जो प्रॉपरली, देखो वो सारे पर्सन के लिए काम आते हैं, ठीक है ना। ये इतना ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन हाँ इसके बारे में ये जो मैंने आपको बताया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको बता दूंगा कि प्रॉपरली क्या चीज़ में, ठीक है। तब तक आप इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। थैंक यू।